एकदम बेकार हो। ओके, तो यहाँ पे बात शुरू होती है। चलिए, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। गांधी जी इन जेल 1922, है ना। स्वराज्य इधर नो चेंजर्स, याद आ गया। पॉलिटिकल वैक्यूम 1924 के अंदर, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू होती हैं फेज 2 की। गांधी जी 1924 के अंदर जेल से बाहर आ जाते हैं और इधर एस्टेब्लिश होता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट। ओके, गांधी जी कहते हैं वर्क करो। 1925 से गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू है। इधर आता है साइमन कमीशन, 1927-28 का पीरियड है ये, ठीक है ना। 1927 में आता है, 28 में अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेगा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी इधर चल रही होती है, उधर से मुस्लिम लीग का आ जाता है दिल्ली प्रपोजल, जो आगे हम बात करेंगे। ओके, तो इसलिए उसको रेड में दिया है। और हमारा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, चिटगांव आर्म, हमने उसमें रिवोल्यूशनरी उस फेज में पढ़ लिया है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोगों ने सूर्य सेन वाला याद है, चिटगांव। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करेंगे 1930 की, और यहां से हमारी कहानी सारी होगी। तो साइमन कमीशन की बात करते हैं सबसे पहले, राइट। साइमन कमीशन देखो, होता क्या है कि 7 मेंबर का एक कमेटी गठित की जाती है। क्यों गठित की जाती है, आप सबको पता है कि हम लोगों ने बात की थी कि 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। किसको क्यों रिव्यू करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करेंगे। लेकिन वो 10 साल इन लोगों के लिए थोड़ी जल्दी आ गया, 2 साल पहले ही आ गया, क्योंकि भाई रिव्यू तो करने से पहले उन्होंने कमेटी बना दी। सारे वाइट स्टैट्यूटरी कमीशन जो बनाया गया, उसके अंदर सारे वाइट, और साइमन क्योंकि चेयरमैन थे इसलिए उसको साइमन कमीशन कहा गया। वैसे था उसका नाम स्टैट्यूटरी कमीशन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, और सारे वाइट थे इसलिए इसका विरोध हुआ। कांग्रेस सेशन होता है मद्रास में दिसंबर 1927 के अंदर। बाइकआउट कहते हैं कि जब हमसे नहीं पूछा जाएगा हमारे बारे में तो हम लोग इसको बाइकआउट करेंगे। तो कौन कौन बाइकआउट करेगा इसको? एवरी स्टेज और एवरी फॉर्म में इसका बाइकआउट होगा। क्या क्या रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एवरी स्टेज और एवरी फॉर्म, जहां भी साइमन कमीशन जाएगा, हर स्टेज में जहां भी जो भी चीजें करेगा हम उसका विरोध करेंगे, राइट। कौन कौन बाइकआउट करने के लिए बोलता है? कांग्रेस बोलती है बाइकआउट करने के लिए, मुस्लिम लीग भी बोलती है, और हिंदू महासभा भी बोलती है, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस नहीं खेल रही है, प्लेयर जो है अब यहाँ पे टीम में 3 है, ठीक है। अब सिर्फ कांग्रेस नहीं रह गई है, क्योंकि स्वराजिस्ट बनने के बाद और ये सब होने के बाद अब जो है हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, एक राइट विंग है, एक पूरा क्या नाम है लेफ्ट विंग है, मतलब एक सेंट्रल विंग है। लेफ्ट नहीं है, मतलब मुस्लिम है, मुस्लिम भी राइट विंग ही है, लेकिन वो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो रिलीजन के बेसिस पर 2 विंग बन गई है, मुस्लिम लीग बन गई है और हिंदू महासभा है, ये 2 हो गई हैं, और प्लस कांग्रेस है। अभी 3 लोगों का खेल चलेगा। अब अकेले सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं होगी। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। प्रोटेस्ट होता है हर जगह, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। कमीशन को मुंबई के अंदर 3 फरवरी 1928 को लैंड करता है, वहां पे बन जाता है 1927 में, और 28 के अंदर फरवरी में पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला 27 में बन गया? तो भैया 28 में विरोध कैसे करेंगे फिर? ये वो 27 के ही सेशन में तो विरोध करने की बात हुई गई है दिसंबर में, तो यानी उससे पहले कमेटी बन चुकी है इंग्लैंड में। वो अलग बात है, इंडिया में बाद में आई, तो इसीलिए 1928 में इंडिया में है, लेकिन बन चुकी है पहले, कीप इन माइंड, ओके। और इंग्लैंड में कंट्री वाइड हड़ताल जो है होना शुरू हुआ, मास रैली शुरू हुई, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, ठीक है। और फिर उन्होंने उसको सप्रेस करने के लिए क्या किया? लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, मैंने आपको बताया था, याद करो। ओके, जब इन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये साइमन कमीशन जबरदस्ती भेज रहे हैं और हमारी कोई बात नहीं है तो मान रहे, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1928 में, और मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है, कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और किसके फादर हैं? विजय लक्ष्मी पंडित के। अब आप मुझसे ये बताओगे विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? जाहिर सी बात है, अगर ये फादर हैं तो जवाहरलाल नेहरू की बहन होंगी। और मैं ये क्या विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बताया नहीं मैंने आप लोगों को? बताया ना, बताया है। यू याद है ना, यूएन में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले गया है, तो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा, वो सिस्टर हैं किसकी? अक्सर लोग सोचते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित भी बहुत फेमस थी, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है कमिटी मेंबर जैसे मेरी शमा मेरी बहन है ना, तो सिर्फ मैं ही फेमस नहीं हूँ, वो भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो कमिटी मेंबर जो है, लोग अक्सर बहनों को छुपा देते हैं, साइड कर देते हैं और अपना ही हीरो बने रहते हैं। नहीं, मेरा ऐसा नहीं, मैं तो आर्टिकल भी लिखूँ ना तो कह दूँ सभा ने लिखा है मेरी कहानी दूसरी, ठीक है। तो कमिटी मेंबर जो है तेज बहादुर सुप्रू
जो है इसमें कमेटी में मेंबर थे। तेज बहादुर सुप्रू जो है ये वो दूसरा बंदा है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी का क्वेश्चन, मुझे नाम से क्वेश्चन याद आ जाते हैं, बता दूं। यूपीएससी के क्वेश्चन आया है कि कौन ऐसा बंदा है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। आंसर भीमराव अंबेडकर। क्या आंसर? फिर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी का खेल ऐसे चलता है, यूपीएससी फिर क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये बताइए पहला बंदा तो भीमराव अंबेडकर है, पहले जो आदमी है वो भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। दूसरा बंदा कौन है, उसके अलावा कौन है? तो तेज बहादुर सुप्रू आदमी है, ठीक है ना, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। और तीन तेज बहादुर सुप्रू इस कमेटी में मेंबर हैं। सुभाष चंद्र बोस मेंबर हैं। प्लीज कीप इन माइंड हु इज द मेंबर? सुभाष चंद्र बोस, एम एस एनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी, जे आर प्रधान, ठीक है, जी आर प्रधान। और कीप इन माइंड कि ये मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं, है ना, पारसी भी हैं कमेटी में, यानी कि पूरा प्रॉपर लिया गया है इन लोगों की कि सबका ओपिनियन लिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में ये नहीं ध्यान गया कि चेयरमैन तो नेहरू हैं लेकिन ओपिनियन सबका लिया जाएगा, इंडियन का ओपिनियन लिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने नेहरू को ये दिया था, ऑल कॉन्फ्रेंस बुलाया था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने कहा था कि सारे बंदे होंगे और उसमें होगा। तो इसमें इन्होंने मतलब एसोसिएट सारे हैं ये लोग जो नेहरू की रिपोर्ट को तैयार करेंगे। चेयरमैन नेहरू हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, इसलिए नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। उन्होंने क्या पॉइंट रखा, पॉइंट देखिए। नेहरू, मैंने एक आपको इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। पहला डोमिनियन स्टेटस बोला ना, और यहीं से खत्म हो जाएगी डोमिनियन स्टेटस की कहानी। डिमांड क्या कर रहे हैं? डोमिनियन स्टेट ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए। किसमें बोला था? यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, नेहरू रिपोर्ट में क्या डोमिनियन स्टेट की डिमांड की गई थी? यस। क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी? नो। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? नो। तो रिजेक्ट किया था, अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, रिजेक्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को। किसको? सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, इसको रिजेक्ट किया था। ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की थी और बोला था माइनॉरिटीज के लिए सीटें रिजर्व कर देंगे। क्या करेंगे? बोला था कि अलग से मुस्लिम को वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे लेकिन माइनॉरिटीज के लिए सीट रिजर्व कर देंगे। जैसे 50 सीट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, लेकिन वोटिंग सभी करेंगे। माइनॉरिटी 50% से जिसकी भी कम पॉपुलेशन होती है माइनॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाता है, और मुस्लिम्स की 50% से कम पॉपुलेशन थी उस समय, ठीक है ना। और जो भी माइनॉरिटीज होंगे, लिंग्विस्टिक, आज भी अगर आप देख लो तो 20 करोड़ जितने मुसलमान वहां पे हैं उसके आसपास यहाँ पे दोनों मिलाकर भी नहीं पार पाओगे, ठीक है ना। मुगलों ने को बदनाम किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो चाहते तो सबको कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। लेकिन उन्होंने अकबर साहब ने तो क्या नाम है राजपूताना औरतों से जब शादियां की, उसके बावजूद उनको उनके धर्म को फॉलो करने दिया। ये कहना कोई मतलब ये है नहीं, उनको कन्वर्ट थोड़ी ना कर दिया और फॉलो करने दिया। और मिस्टर अकबर की पॉलिसी जो थी उसकी वजह से जो है बहुत सारे वो टॉलरेंस पॉलिसी सब में आ गई। सिर्फ औरंगजेब को ही कहा जाता है कि ज़्यादा मतलब रिलीजियस और इस्लामिक थे, उसके अलावा कोई मुगल बहुत इस्लामिस्ट नहीं, कोई भी मुगल। जहांगीर भी थोड़ा इंसाफ पसंद थे लेकिन बहुत इस्लामिक कहोगे तो ऐसा नहीं था कि बहुत इस्लामिक थे। जहाँ शाहजहाँ या कोई भी, दे वर नॉट इस्लामिक। यहाँ तक कि जो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी इस्लामिक लोग मिले हैं, लेकिन मुगलों में इतने इस्लामिक लोग नहीं। दिल्ली सल्तनत में जैसे क्या नाम है आपका, अगर कहा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का, या कहा जाए क्या नाम है उनको शमसुद्दीन अल्तमश, इल्तुतमिश रज़िया सुल्ताना के फादर, वो बहुत पायस थे। फिरोज शाह तुगलक बहुत बहुत पायस आदमी थे। तो ऐसे कुछ लोग बड़े नेक भी हुए हैं, ठीक है ना, और अच्छे मतलब उनको बहुत दीनदार हुए हैं, कुछ बदमाश भी हुए हैं। मुगलों में बहुत ज़्यादा बदमाश भी नहीं और बहुत ज़्यादा दीनदार भी नहीं, दोनों बीच में कैटेगरी में थे, टॉलरेंट आदमी लोग ज़्यादातर, ठीक है। तो ये वाला कहानी थी। तो डोमिनियन स्टेटस वाला जो है ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि भैया तुम ऊपर तुम शासन करोगे, नीचे से जो मतलब लोकल गवर्नमेंट है या हमारा जो होम रूल है वो हम लोग करेंगे, ठीक है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा देना था कि मुस्लिम को वोट नहीं करेगा, मुस्लिम की सीटें रिजर्व हो जाएंगी। जैसे ये कह दिया जाएगा, पहले क्या होता था, रिजर्व तो होती थी कि भाई इतनी सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व है, लेकिन वोट सिर्फ मुस्लिम करेगा, मुस्लिम को ही वोट करेगा। जैसे 10 मुसलमान खड़े हैं तो सारे मुसलमान मिलकर 10 मुसलमानों में से किसी को चूज कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि 10 मुसलमान ही खड़े होंगे 10 सीटों पे, मान लो रिजर्व कर दिया गया है, लेकिन वोट सब करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि मुस्लिम अगर सिर्फ वोट करेगा तो उसके अपने एस्पिरेशन से उसके हिसाब से वोट करेगा,
ठीक है ना। और जब सब लोग वोट कर सकते हैं, जब कॉमन है तो कॉमन एस्पिरेशन वाली हो जाएगी, तब आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग गवर्नर बन जाएंगे, और जो थोड़ा दाढ़ी टाइप टोपी वाला मुल्ला होगा वो नहीं बनेगा। यानी मुस्लिम तो बनेगा, जिन्ना बनेगा, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान बनेंगे, शहनवाज हुसैन बनेंगे, ठीक है ना, मोहसिन मोहसिन रजा बनेंगे, लेकिन कौन नहीं बनेगा? असदुद्दीन ओवैसी नहीं बनेंगे, ठीक है ना, दानिश अली नहीं बनेंगे, ठीक है ना, जो थोड़ा सा भी इस तरह के हैं वो नहीं बनेंगे। ये इसका ड्रॉबैक रिगार्डिंग। और सिर्फ मुस्लिम अगर वोट करेगा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेंगे, ठीक है ना, सर क्या नाम है ये मोहम्मद अली बनेंगे, शौकत अली बनेंगे, है ना। और अगर वो सब लोग वोट करेंगे तो मिंटो भी बनेगा, शहादत अली हुसैन मुंटो, मंटो क्या मिंटो, शहादत हुसैन मिंटो भी बनेगा, ठीक है। शहादत हुसैन मिंटो क्या कहता था? वो कहता था कि क्या नाम है, मैं उतना इतना मुसलमान हूं कि मैं मारा जाऊं। दंगों में कहता है कि तुम तो यार मुसलमान ही किस बात के हो, तुम तो दारू पीते हो, उसका है ना अपनी किताब में, तुम तो नमाज पढ़ते ना रोजा रखते ना, तुम तो दारू पीते हो, सब कुछ है, तुम कौन सी किस तरह के मुसलमान? कहता है इतना मैं मुसलमान हूं कि दंगों में मार दिया जाऊं। कितनी बड़ी बात कही है उसने, कितनी बड़ी बात कही है कि अगर दंगे होते हैं मुसलमान के नाम देख के मारा जाएगा ना, ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि तू तो दारू पीने वाला मुसलमान, तुझे नहीं मारेंगे, शहादत हुसैन नाम पे मारा जाओगा। उसने ये कहा पाकिस्तान जब जा रहा था कि तुम कौन सा बड़े मुसलमान हो जो पाकिस्तान जा रहे हो, और जिन्ना कौन सा बड़ा मुसलमान था? इफ यू से जिन्ना पॉक खाता था वो, हाँ, दारू पीता था। और जिन्ना ने कौन सा कहा कि मैं मुसलमान हूं? उसने कहा कि आई एम एडवोकेट, आई एम एन एडवोकेट एंड मुस्लिम लीग हैज गिवन मी हिज केस, और मैं कभी हारता नहीं, आई नेवर लूज एनी केस, मैं कभी हारता नहीं। वो एडवोकेट बहुत बड़ा था, वो इंसान अच्छा होना हो उससे मतलब नहीं है, दीनदार होना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एडवोकेट वो बहुत तगड़ा वाला, तगड़ा वाला एडवोकेट, जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ा एडवोकेट, राम जेठमलानी टाइप, उस टाइप का एडवोकेट था, नाम चलता था उसका, सीनियर एडवोकेट, बहुत बड़ा एडवोकेट था। तो इस वजह से उसने कहा कि मुझे केस दिया और मैं केस को भी हारना नहीं चाहता हूँ, मैं कभी केस, वो उसका वो था। बाकी जिन्ना को ये कहा जाएगा कि मतलब अगर आप उसको देखो, उनकी इसकी किसी भी बेटी की मुसलमान से शादी हुई है? सारे अंग्रेजों को उससे शादी किया। तुम जिन्ना का विकिपीडिया पे उठा के देखो, उसकी बेटियां सारी अंग्रेजों से शादी कर दी गई, कोई मुसलमान से शादी नहीं की, और सब इतना ओपन, बहुत ज्यादा। आप जिन्ना के विकिपीडिया पे देख लो, उसकी बेटियों की कहाँ शादी हुई, देखो अभी देखो कोई। हाँ, तो डोमिनियन स्टेटस मांगा और सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्ट करने की बात करी। और मैंने इस पे बात करा था कि रिजर्वेशन, अगर माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होता है और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता है तो क्या नुकसान होगा? गेटिंग? वो बात समझ में आ गई। और इससे आपको एक चीज मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। जब हम कहते थे 1909 में कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, तो शायद आपको उतना ठीक से समझ में नहीं आता होगा, आज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे डॉट्स धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं, है ना। थर्ड है लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाया जाएगा, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए जाएंगे, प्रोविंस मतलब स्टेट, ठीक है। ये उसने इन्होंने बोला 19 फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे। कितने? तो पहली बार अगर फंडामेंटल राइट की बात की गई है, जो थोड़ा सा वो स्टार्ट नेहरू रिपोर्ट में की गई है। फुल प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भी आर्टिकल 29-30 फंडामेंटल राइट की बात है। तो उन्होंने बोला था कि कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स का प्रोटेक्ट किया जाएगा प्रॉपर, ठीक है, ओके। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और लेकिन ये कहा गया था कि स्टेट को रिलीजन से एकदम डिसोसिएशन रखा जाएगा, रिलीजन स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी सेकुलर स्टेट बनाने की बात की गई थी, राइट। वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बारे में बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट समझ रहे हो? क्लियर? तो रिजेक्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट रिजर्व करने की बात करी। क्या मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करेगा? क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेगा ना तो वो कहेगा ही नहीं, वो कहेगा ये माइनॉरिटी, फिर तो अपने बंदों को बिठाओगे, तुम मुनाफिकों को बिठाओगे। कहने का उसका सीधा मतलब रहेगा कि तो तुम मुस्लिम रहेंगे, लेकिन वो मुस्लिम चेहरे से रहेंगे, बात से रहेंगे, नाम से रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे मुनाफिक, है ना। और ये कह रहे, तो इसलिए मुस्लिम लीग क्या इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा तुम्हारे ये सरकारी मुसलमान बनाओगे, तुम सरकारी मुसलमान जो हैं, ठीक है, वो लोग आ जाएंगे पिक्चर में अगर ये हुआ तो।
अब कॉन्सेप्ट समझो, इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग रिजेक्ट करेगा इसको, ठीक है ना। नो मोर सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, कांग्रेस वो कहेंगे कि तुमने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, लखनऊ पैक्ट में याद करो, अब तुम अपने स्टैंड से पीछे जा रहे हो, कहेंगे ना कि यू एक्सेप्टेड दिस। तुम्हारा अगर माइनर तुम रिजर्वेशन देने की बात भी कर रहे हो, तो तुम्हारे मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुसलमान, मतलब अकॉर्डिंग टू देम वो कांग्रेस में थे, सारे मुसलमान मुस्लिम लीग में थोड़ी ना थे, बहुत सारे मुसलमान जो है कांग्रेस में थे और दूसरी पार्टीज में थे, ठीक है, बहुत सारे उसमें थे, क्या नाम है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी में, सीपीआई में, है ना, बहुत सारे लोग मतलब कम्युनिस्ट में थे, बहुत सारे और बहुत सारी पार्टीज थी उसमें थे, राइट। अपनी अपनी पार्टीज भी बना रखी थी लोगों ने, जैसे आज पार्टीज में बहुत सारी पार्टीज थी, तो उसमें थे, कोई सब थोड़ी ना मुस्लिम लीग सबको रिप्रेजेंट थोड़ी ना कर रहा था, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे वाले मुसलमान बनेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा तो फिर हमारे हिसाब से बनेंगे, तो इसलिए मैंने वो नहीं करेंगे, तो ये कहेंगे आप अपने स्टैंड से पीछे हो रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? मुस्लिम लीग। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, देखो अगर आप ये 4 बातें, वो 4 प्रपोजल देते हैं मुस्लिम लीग वाले कि नेहरू रिपोर्ट में 4 प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लो, ये दिल्ली प्रपोजल है, क्या है याद करो, मैंने पीछे लिखा था दिल्ली प्रपोजल, कि ये दिल्ली प्रपोजल देते हैं, 4 बातें मुस्लिम लीग डिमांड करती है कि इसको भी आप इस मतलब उसमें ऐड कर लो तो ठीक है, हम मान जाएंगे, ठीक है ना, ओके, विरोध नहीं करेंगे। क्या बोला? एक तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम, ठीक है, मान लिया, मान लिया, ठीक है, इस पे हमें क्वेश्चन था बट हम मान लेते हैं। दूसरा, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल डिमांड गलत नहीं थी, 1/3 मुस्लिम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, कहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब पार्लियामेंट में, ठीक है ना, और रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन द पंजाब एंड बंगाल पोर्शन इन विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मुस्लिम को उनकी पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो यहाँ पे 1/3 वाली बात नहीं है, यहाँ पे उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलने दो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन में है 80% है तो 80% सीटें उनकी रहेंगी, हाँ हाँ, पंजाब और बंगाल प्रपोर्शन में उनको ज्यादा दिया जाएगा ना। और उसके अलावा इन्होंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाने हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से पाकिस्तान बनाने वाली बात है, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि NWFP जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है, तीनों पाकिस्तानी, मतलब वहीं से पाकिस्तान का शुरुआत हुई है, ठीक है। ये 3 बोला कि ये हमें प्रपोजल दिया, ठीक है, बोला कि कोई चेंज नहीं होगा नेहरू रिपोर्ट में, क्या बोले? जिन्ना ने कहा 3 अमेंडमेंट कर दो नेहरू जी, 3 अमेंडमेंट कर दो नेहरू जी रिपोर्ट में, ठीक है, हम मान लेंगे। कौन कौन से 3 अमेंडमेंट? वही तीनों बोला, 1/3 रिप्रेजेंटेशन, वो कहा नहीं, उन्होंने कहा ये 3 अमेंडमेंट कर दो, हम मान लेंगे, ठीक है, हम आपकी एक बात को एक्सेप्ट करते हैं, कौन सा? सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो जाएगा, लेकिन पहले आप ये 3 बातें मान लो। हिंदू महासभा ने क्या कहा? अपोज किया, नहीं मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं माननी है, नो चेंज, कोई रिपोर्ट में चेंज नहीं होगा, मुस्लिम लीग कोई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस नहीं बनेगा। कौन विरोध कर रहा है? हिंदू महासभा। कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो ना, अब यहाँ पे ये एटीट्यूड आ जाएगा कि मुस्लिम लीग जो प्रपोज करेगी उसका ये विरोध करेंगे, मुस्लिम लीग जो प्रपोज करेगी उसका ये विरोध करेंगे, बस एक यही चीज चलेगी। ये शुरू से असेंबली के अंदर भी इनकी चलने नहीं देंगे, जहां ये प्रपोज करेंगे ये विरोध करेंगे, और जैसे ही विरोध करेंगे फिर लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि सिर्फ जिन्ना की बात है, जिन्ना की भी बात है, जिन्ना की भी एटीट्यूड की बात है जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ है, हिंदू महासभा की भी एटीट्यूड है, और कांग्रेस भी कम नहीं, सबके सब अपने अपने जगह पे पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, राइट। तो ओवरवेलमिंगली इन्होंने प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा, जिन्ना ने कहा मैं कम हूं, मैं छोटा एडवोकेट हूं क्या है, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं। तो अभी देखो, अभी खेल दिखाता हूं तुम्हें, उसने प्रपोज कर दिया, जिन्ना ने कितने 14 पॉइंट जिन्ना ने डिमांड कर दिया, 14 पॉइंट फ्रीडम के, ये 14 पॉइंट है। पाकिस्तान पीसीएस का कोई एग्जाम देगा, पाकिस्तान जो है अगर आईएएस वगैरह का एग्जाम, मतलब आईएएस नहीं होगा, हो जाएगा PAS, ठीक है ना, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अगर कोई एग्जाम देगा, वहां भी होता है, पता है ना आपको, पता है वहां भी कमिश्नर वगैरह का एग्जाम सब होता है। अरे यार, एक फिल्म वो है किरत और जारून करके एक पाकिस्तानी सीरियल है बड़ा फेमस, उसमें वो दोनों PCS ऑफिस, वो पाकिस्तान PAS ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, तो वहां पे भी ये चीजें हैं, वो कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, कुछ पता नहीं उसका, कुछ है जिंदगी गुलजार है उसका नाम है, सीरियल का जिंदगी गुलजार है, उसके अंदर है वो फहद खान है, क्या नाम है, हाँ, एक लड़की और है कोई, हाँ, तो वो लोगों का, तो अगर उसकी कोई तैयारी कर रहा हो तो ये 14 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरत नहीं, ठीक है ना, मतलब एक रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन रीडिंग लगाओगे, लगा लो यार, लगा लो 14 पॉइंट जिन्ना ने प्रेजेंट किया,
हिज फेमस 14 पॉइंट, ठीक है ना। 28 मार्च 1929 में मुस्लिम लीग काउंसिल एट दिस सेशन इन दिल्ली, सिंस द मुस्लिम अपोज द नेहरू रिपोर्ट, these points were to counter the proposal made to the Nehru report. In the Nehru report, the point were recommended, आपको पता है ना, and defend the right of Muslim in the subcontinent. तो उन्होंने कहा 14 पॉइंट दे रहा हूं मैं, कौन कौन से 14 पॉइंट है, पढ़ो भाई एक एक पॉइंट। द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल एंड रेसिड्यूरी पावर रेस्टेड इन द प्रोविंसेस। क्यों उन्होंने कहा, उसका इंटरेस्ट सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होना चाहिए जैसे अमेरिका में फेडरल है, और रेसिड्यूरी पावर जो होनी चाहिए वो स्टेट की प्रोविंसेस की होनी चाहिए, ताकि प्रोविंसेस ज्यादा पावरफुल रहे, राइट। और क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल रहेगा तो उसको पता है मेजोरिटी का रूल आना सेंटर में। मेजोरिटी का रूल आने का मतलब यह है कि हिंदूज का रूल आएगा और फिर मुस्लिम्स का रूल रहेगा नहीं, और वो हर जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है ना, पूरे कंट्री में करेंगे। लेकिन जब वहां पे फेडरल फीचर रहेगा और जो रेसिड्यूरी पावर रहेगी वो स्टेट की रहेगी, तो जिस स्टेट में मुस्लिम की मेजोरिटी रहेगी, जैसे पाकिस्तान वाला एरिया है, बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, बांग्लादेश वाला एरिया, तो वहां सब क्या होगा, वहां सब अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। गेटिंग वेदा। उसके बाद में a uniform measure of autonomy should be granted in all the province। क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ऑटोनॉमी क्या पूरे ग्रांट की जाएगी सारे प्रोविंसेस में, ठीक है ना। ऑल लिटरेचर सारे, मतलब यूनिफॉर्म मतलब मेजर ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड, सारे प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम वालों को दो। उसका कहना यह है कि जितने एमपी ओएमपी सेंट्रल जो भी है, ठीक है, सबको दो। ऑल लेजिस्लेचर इन द कंट्री and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of the minority in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equally। उनका कहना था, क्योंकि ये डर था कि आप जिस प्रोविंस में मुसलमान मेजोरिटी होगी, आप उस प्रोविंस को काट कर दूसरे प्रोविंस में मिला दोगे, जैसा डिलिमिटेशन कमीशन करता है, और उसमें मुसलमानों को माइनॉरिटी बना दोगे। और जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होगा तो जाहिर सी बात है जब माइनॉरिटी हो जाएंगे या इक्वल में आ जाएंगे तो हार जाएंगे वोट। तो जब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को आप काटोगे तोड़ोगे नहीं, छाटोगे नहीं, समझ रहे हो ना। ये किसमें कहा गया, वो जो खतरे थे वो महसूस हो रहा था ना उनको कि ऐसा ये करेंगे, और इसलिए वो जो प्रोविंस में ज्यादा मेजोरिटी दिखाई देगी वहां के काट के दूसरे प्रोविंस में मिला देंगे और पता चलेगा माइनॉरिटीज हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। फिर वहां पे माइनॉरिटीज हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो हार जाओगे इलेक्शन वहीं जीतोगे जहां मेजोरिटी है। अब अगर यहाँ पे कोई भी सोचे कि ओखला का विधायक कोई हिंदू हो जाएगा तो दैट इज नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मेजोरिटी एरिया है मुस्लिम, ठीक है ना, क्लियर है ना। बहुत रेयर, बहुत मुश्किल है, लेकिन सांसद मुस्लिम हो जाए ये आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि और एरियाज आ जाते हैं फिर, ठीक है ना, साउथ दिल्ली में। तो ये बात क्लियरली याद रखना, ठीक है। और तो मेजोरिटी का ही वो रहेगा, कोई भी बनेगा। तो इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3। सेंट्रल लेजिस्लेचर में उन्होंने कहा 1/3 से नीचे नहीं लेंगे हम, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनल ग्रुप शैल कंटिन्यू टू बी मींस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जब उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात नहीं की तो बोला सेपरेट इलेक्टोरेट अभी हम मानेंगे, प्रोवाइडेड इट शैल बी ओपन टू एनी कम्युनिटी एनी टाइम ऑफ टू अपॉइंटेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड इन फेवर द ज्वाइंट इलेक्टोरेट। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला था, कम्युनल ग्रुप में कई लोगों को मिला था, सिखों को भी मिला हुआ था, एंग्लो इंडियंस को भी मिला हुआ था, ठीक है ना, और क्रिश्चियंस को, वही एंग्लो इंडियन को मिला हुआ था, सबको मिला हुआ था। तो जिनको मिला हुआ है, मतलब जिनको मिला हुआ है कम्युनल ग्रुप्स को, वो अभी सेपरेट इलेक्टोरेट ही रखेंगे, लेकिन वो दे आर फ्री, वो कम्युनिटी फ्री है कि वो कभी भी चाहे ज्वाइंट इलेक्टोरेट को ज्वाइन करना तो कर सकती है। ये जिन्ना बोल रहे हैं, जिन्ना के 14 पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन लिखा उसी तरह है, ठीक है ना। तो वकील नहीं था वो, मतलब ऐसे तुम लोग ऐसे सोचते हो यार, हैं, क्लियर है। एनी टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन शैल माइट बी, ठीक है, माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शैल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी इन द पंजाब बंगाल और नॉर्थ। वही पाकिस्तान वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की कि जो इनके पॉइंट है वो ये रहेंगे कि भैया तुम जो है ना उसको माइनॉरिटी में तब्दील नहीं करोगे, राइट। दूसरा फिर 7th पॉइंट में बोलता है कि फुल रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वर्शिप, ऑब्जर्वेंस, ठीक है ना, और प्रोपेगेंडा, एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन शैल बी गारंटीड टू ऑल द कम्युनिटी। सारे लोगों का लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, सब लोगों को रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए। नो बिल और एनी रिजोल्यूशन ऑन एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर और एनी अदर इलेक्टेड बॉडीज इफ
3/4 of the member of any community in that particular body oppose such a bill or resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the interest of the community in that or in the alternative such other method is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases। उसमें एक साफ साफ उसने बोल दिया है कि देखो भाई ऐसा है कि अगर कितने लोग 3/4 मतलब 75%, ठीक है ना। 3/4 अगर 75% किसी भी कम्युनिटी के लोग किसी बिल का अगर विरोध करते हैं, ठीक है ना, मेजोरिटी की बात नहीं होगी यहाँ। जैसे एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी हो या सिख हो या कोई बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, सिख कम्युनिटी के 70% 75% लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के 75% लोग या पारसी कम्युनिटी के 75% लोग या किसी और कम्युनिटी के 75% लोग अगर इस बात को कहते हैं, यानी 3/4 लोग ये कहते हैं कि सर ये हमारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो बिल पास नहीं है। ये एक बात ये थी। हाँ, वो तो सर इसमें एक ये हो जाएगा कि उसमें उसकी भी बात सुनी जाएगी माइनॉरिटी की, क्योंकि वो कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हो सकता है। तो वो कितनी भी माइनॉरिटी उससे मतलब नहीं है, वो 10% भी है लेकिन उनका 75%। गेटिंग? तो ये इससे क्या होता है कि उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता माइनॉरिटीज का, समझ रहे हो ना, एक तरह से वीटो मिल रहा है उनको, ठीक है। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस। सिंध को किससे सेपरेट किया जाएगा? बॉम्बे प्रोविंस से अलग करने की बात है। वही मेजोरिटी हाँ, वो पूरा उधर बॉम्बे प्रोविंस। अरे तुमने क्या हल्का समझ रही हो? हाँ, उधर से गुजरात से निकलता हुआ, गुजरात भी तो उसी में था, बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट। उसके बाद में फिर क्या है? रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग ऑन द अदर प्रोविंस। जैसे अदर प्रोविंसेस में रिफॉर्म है, ठीक है, डेवलपमेंट है, उसी तरह बलूचिस्तान और इसमें भी पाकिस्तान वाला एरिया जो वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है उसमें होगा। Provisions should be made in the constitution give Muslim an adequate share along with the other Indians in all services of the state and local self-governing bodies having due regard to the requirement of efficiency। क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम्स को एडिक्वेट शेयर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना, हर सर्विसेज में एडिक्वेट शेयर मिलेगा। अभी आप मुस्लिम कितने परसेंट है इंडिया में? अराउंड 14 से 18%, वैसे अनऑफिशियली 25%, ठीक है, ऑफिशियली 14% 18%, ठीक है ना, 14 से 18 की रेंज में देखा जाए तो। जनगणना तो हुई नहीं तो 14% थी, तो अब बढ़ गई है, ठीक है ना। तो मतलब जो भी है व्हाटएवर परसेंटेज इट इज, ठीक है ना, लेकिन 18% लोग क्या सिविल सर्विसेज में है? क्या ए ग्रेड जॉब में 18% मुस्लिम्स हैं? एक भी नहीं। अभी आप देखिए, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी आप गूगल खोलिए और डालिए कि ए ग्रेड सर्विसेज में, सिर्फ ए ग्रेड में नंबर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन ए ग्रेड इंडियन सिविल सर्विसेज डालो जरा, कितने हैं परसेंटेज बताओ मुझे जाए तो, ठीक है। उसमें जो है हर तरह की सिविल सर्विसेज है, लोअर वाले ए ग्रेड में तो नहीं है, बहुत नहीं है, लेकिन लोअर वोअर सब मिलाकर मुश्किल से आप 3% हो, मुश्किल से, और आपकी पॉपुलेशन कितनी, और कायदे से आपको 18 से 20% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, होना चाहिए ना, कायदे से तो ये बनता है कि अगर 18% हो तो 18% जॉब में भी तो होना चाहिए सिविल सर्विसेज में, लेकिन हो कितने? 3%, यानी 15 लोगों को, यानी 18 सीट चाहिए थी जिसमें से 3 सीट आपको मिली है, 15 लोग खड़े मुंह देख रहे हैं, 15 लोग भूखे हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कम से कम जितना उनका परसेंटेज प्रपोर्शन उतने तो लोग होने चाहिए ना उसमें सर्विसेज में, ये गलत डिमांड थोड़ी ना। कहाँ मिला हुआ है? कोई रिजर्वेशन है तुम्हें? तुमने पाकिस्तान ले लिया, जाके लो, वहाँ पे जाओ, पाकिस्तान भेजो इसको, पाकिस्तान, ठीक है, तुमने बनवाया क्यों पाकिस्तान, ठीक है। चलो अच्छा, तो आगे समझ में बात आई कि क्यों मांग रही है। ओके, तो प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग मुस्लिम एज एडिक्वेट शेयर इन द विद अदर इंडियंस। मुस्लिम्स को भी एडिक्वेट शेयर होना चाहिए, वो ये नहीं कह रही और लोगों को ना दो, लेकिन भैया आप 18 अगर आप 80% तो 80% सीटें रखो, हम जो 20% उनको 20% दो, जो 5% उनको कम से कम 5% तो सीटें दो, यही इंसाफ है, नहीं तो आप हक मार रहे हो, है कि नहीं? क्लियर है? और अगर आप ये कहते हो कि 18% लोग हैं लेकिन स्किलफुल नहीं है, ठीक है ना, स्किलफुल नहीं है, तो स्किलफुल बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना।
और दूसरी बात, अगर स्किलफुल सच में नहीं है तो एक तो आपका फेलियर है, मेन स्ट्रीम में अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट का फेलियर है। दूसरा जो है कि अगर अगर वो लोग आज भी स्किलफुल नहीं है, 3% एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो भैया फिर जैसे रिजर्वेशन है दो, क्योंकि आपको तो ड्यूटी है ना कि सबको बराबर लेकर आओ, इक्वालिटी लेकर आओ, है ना, जस्टिस करो। क्लियर है? तो यहाँ पे बात आ गई कि सेल्फ गवर्निंग। तो कुल मिलाकर कहाँ पे बात पहुंच रही थी भाई? 11वां पॉइंट पे, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग मुस्लिम एडिक्वेट, ये तो बता दिया। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एम्बडीड adequate safeguard for the protection of the Muslim culture and for the protection and the promotion of the Muslim education, language, religion, personal laws, Muslim charitable institution, and for their due share in grant in aid given by the state and the local is self governing bodies। तो यहाँ पे बात मुस्लिम इंटरेस्ट की हो गई कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। नो कैबिनेट और अदर सेंट्रल प्रोविंशियल shall be formed without being proportion of at least 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट, कोई कैबिनेट नहीं बनाया जाएगा जब तक थर्ड कम से कम रिप्रेजेंटेशन ना मिले। ठीक है ना? ओके, क्योंकि 1/3 तो मुस्लिम है ना कम से कम, तो इतनी तो मिलनी चाहिए। वही बात है। नो चेंज शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द कंकरेंस विद द स्टेट कंट्रीब्यूशन इन द। तो उसने कहा था सेंटर को अगर पावर दे दी गई कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे बिना स्टेट से कंसर्न किए हुए, तो अपने हिसाब से चलाएगा, सेंटर में जो मेजोरिटी वो चलाएगी। उनका ये था कि भाई प्रोविंसेस में रहेगा तो प्रोविंसेस में माइनॉरिटी है तो प्रोविंसेस वाले विरोध करेंगे। बात समझ रहे हो? तो किसी ना किसी प्रोविंस में तो मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे ना, तो वहां से विरोध आ जाएगा तो वो मना कर देंगे। तो ये चिन्ना के क्या थे? क्या क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? तो जिन्ना ने 14 पॉइंट की जो डिमांड की, इसको क्या मुस्लिम लीग हिंदू महासभा वाले एक्सेप्ट करेंगे? नो। क्योंकि जब उतने छोटी सी डिमांड 3 अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये 14 पॉइंट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अस नहीं चलेगा। सिख भी नाराज हैं नेहरू रिपोर्ट से, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात सिखों के लिए भी थी, सिखों को भी मिल गई थी। तो सिख जो है वो भी नाराज है। उनका कहना यह है कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट अगर सिखों को नहीं मिलेगा तो अभी नहीं चलेगा, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है ना? नेहरू रिपोर्ट से ये लोग नाराज हैं। इन्होंने बोला नो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। हिंदू महासभा क्यों नाराज है नेहरू रिपोर्ट से? मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस नहीं बनने देंगे। ठीक है, नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुस्लिम लीग क्यों नाराज है? मेरी डिमांड नहीं मानी, इनका अपना ईगो है। तो सब लोग अपने अपने खेल चल रहे हैं सबके, समझ रहे हो ना? तो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट का आउटकम ये रहा कि कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग भी कह रहे हैं यार नेहरू रिपोर्ट में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? इनमें इनको यहाँ दिक्कत हो रही है। बेटा नाराज बाप से, तिकड़ा मिला रहा है दोस्त के साथ बैठ के, देखो दोनों लोग बैठ के, ठीक है, कि यार ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग एक कुछ खेल करते हैं। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना दी। क्या बना दी? कांग्रेस रिजेक्टेड द कांग्रेस मॉडिफाइड गोल। उन्होंने मॉडिफाई किया और बोला कि हम जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लोग बनाएंगे, और हमें क्या नहीं चाहिए? डोमिनियन। तो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। नो वे, वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस। पापा कह रहे हैं बेटा शांत रहो यार, हम ज्यादा जानते हैं। तो कहते हैं नहीं पापा, नई जनरेशन, नया खून, नई एनर्जी, हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना? हम लोग बनाएंगे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, बाप के खिलाफ तैयार। ठीक है? क्या कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस, नो वे, इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये सब बातें नहीं चलेंगी। ठीक है? पापा की बात नहीं चलेगी, बेटे की बात चलेगी। है कि नहीं है? खेल समझ रहे हो? नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके ओके, रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन कह रहा है? मोतीलाल नेहरू। यार रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना रहे हो, अरे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड अभी रखी हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुई है, पूर्ण स्वराज पे मरे जा रहे हो। ठीक है ना? अभी तो डोमिनियन स्टेटस में मांग रहा हूं ना, कौन सा उन्होंने दे दिया है कि तुम अगले स्टेप पे जा रहे हो। लेट देम, एक एक स्टेप रखो, नहीं तो ऊपर के अगर थर्ड स्टेप पे सीधे पैर रखोगे तो गिरोगे फिसल के। बाप बोल रहा है बेटा संभल के चलो, बेटा कह रहा है मैं दौड़ के चलूंगा। और अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि बाप की बात नहीं मानने की वजह से चोट भी लग जाती है ना? तो बाप की बात माननी चाहिए। समझ रहे हो ईशान? पापा की बात समझ रहे हो ईशान बाबू? ईशान नहीं सुन रहे हो क्या? आउट ऑफ सिलेबस में
नहीं मतलब आउट ऑफ क्लास है, क्या हुआ है? तो क्यों नहीं है, क्या हुआ है? कौन है पास? तुम्हारे पास है? तो क्यों पढ़ क्यों नहीं रही है? बच्चों की तरह देखो भाई, देखो देखो इधर, ठीक है? वो क्या कह रहे हैं, रुको भाई रुको, इतनी भी क्या जल्दी है ना? बाप को सुनो तो, बेटा सुन ही नहीं रहा। आजकल बेटा बाप से भी बड़ा है ना, कहाँ सुनेगा? तो कह रहे हैं भैया ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वी हैव टू गिव देम 2 ईयर और 1 ईयर मिनिमम। कितना बोल रहे हैं? कंप्यूटर स्वराज जी आज ही मांग रहे हैं, कह रहे हैं यार गांधी जी भी आगे पिक्चर में कह रहे हैं भाई सुन लो यार, मतलब पापा कुछ कह रहे हैं सुन लो यार, है कम से कम 2 साल दे दो बंदों को, मतलब लेट देम जेन्युइन बात करो ना, है उनको चांस तो दो। तो ये बोल रहे हैं कि ना ना ना, हम लोग एंग्री मैन है, हमें चांस नहीं देना है। तो कह रहे हैं अरे 1 साल का ही टाइम दे दो, ठीक है ना? गांधी और मोतीलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने समझाने की कोशिश की यार समझ लो यार, हैं डोमिनियन स्टेटस जो है डिमांड नॉट बी ड्राफ्ट इन हैसल, आपको मतलब ये डिमांड जो है ना हैसल में एकदम जल्दी में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना? कि डोमिनियन स्टेटस का डिमांड आप फेंक दो, 2 ईयर का कम से कम ग्रेस पीरियड दो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? और बाद में जब उन लोगों ने कहा ना ना हम ना मानेंगे हम ना मानेंगे, बोले अच्छा 1 साल, 1 साल क्या बोला? 1 साल, 1 साल तो मान लो यार, 1 साल तो चलना चाहिए, है कि नहीं है? नहीं है? हाँ तो इसमें डोमिनियन स्टेटस बोला कि कम अगर ये कह दो कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डोमिनियन स्टेटस बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगर नहीं मिलता है, बोला कि अगर नहीं मिलता है तब देखेंगे ना। तो बोला इफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, आई विल मैं खुद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा, लेकिन पहले जो है ना उनको टाइम तो दो गवर्नमेंट को। व्हाट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट द डोमिनियन स्टेटस विद इन अ ईयर, बोला कि देखो बोला कि 2 साल का नहीं, 2 साल का टाइम दे दो। कौन बोल रहा है? गांधी जी बोल रहे हैं कि 2 साल का टाइम दे दो उनको, लेट देम, है ना, गवर्नमेंट को। तो ये बोल रहे हैं कि 2 साल का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है गांधी जी, 2 साल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है ना? हम 2 साल नहीं बढ़ा सकते। बोला यार अच्छा 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 बेटा 1 साल, 1 साल है, 1 साल। बोला अगर 1 साल में भी नहीं माने तो, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं ना, और अगर नहीं लाए इस बार तो चॉकलेट की बात होती है कि तो अब वो सोच रहे हैं कि जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, समझ रहे हो ना खेल? अब ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बनने का है। अब तुम्हें इतनी जल्दबाजी, मतलब 1 साल वेट नहीं करा रहे हो आप, 2 साल वेट, 2 साल कौन वेट करेगा? हमें तो 1 साल में बनना है। तो बोले कि देखो ऐसा है कि अगर अच्छा 1 साल चलो आपने कह तो दिया, 1 साल हम अभी नहीं मानते, चलो ठीक है 1 साल बाद कर देना, लेकिन ये बताओ अगर 1 साल बाद नहीं दिया डोमिनियन स्टेट तो बोला ठीक है बेटा, तो मैं खुद एक्शन लूंगा, मैं खुद सिविल डिसोबीडियंस मतलब लॉन्च करूंगा, ठीक है? ओके ठीक है, कन्विंस हो गए? ठीक है, बोला कि हाँ ठीक है मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना? ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे इरविन है 929 के अंदर 31 दिसंबर 929 में इरविन कहते हैं कि इट इज इम्प्लिसिट दैट ये इम्प्लिसिट है ऑलरेडी 1917 के डिक्लेरेशन में, मॉन्टेस्क्यू स्टेटमेंट में, कि हम लोग धीरे धीरे नेचुरली ट्रांसफर करेंगे पावर को, ठीक है ना? ओके, इंडिया का प्रोग्रेस करेंगे और हम लोग जो है कंटेम्पलेट दैट देयर इज अटेंड ऑफ द डोमिनिस्ट्रेटर, हम धीरे धीरे इनको डोमिनिस्ट्रेटर दे देंगे, जो कि हमने शुरुआत भी कर दी है, हमने मिनिस्टर बनाना तो शुरू कर ही दिया है ना, पॉपुलर मिनिस्ट्री दे ही रहे हैं, तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं डोमिनियन की स्टेटस की तरफ, समझ रहे हो ना? ओके, तो बोला प्रॉमिस अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने दो, ठीक है ना? क्या बोला? साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने दो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसमें आप सबकी बात रखी जाएगी, ठीक है ना? आप जो चाहते हो, ठीक है भाई? आई विल ऑल्सो कन्वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज परिषद, ये भी हम स्टार्ट करेंगे वंस माय फ्रेंड जॉन साइमन सबमिट द रिपोर्ट। पक्का कसम से अब तो आंदोलन बंद करो,
ठीक है, हम करेंगे ऐसा। ओके, कौन कह रहे हैं? बात क्लियर है? बस चलिए, बस रिकॉल कर लीजिए। साइमन कमीशन फरवरी 1928, मुस्लिम लीग साथ में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फरवरी 1928, दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग वाला, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसका? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि कौन लीडर थे, ठीक है ना। 1928 जिन्ना के 14 पॉइंट, दिल्ली मैनिफेस्टो 1929, ये दिल्ली मैनिफेस्टो अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या था, और वही बात थी, बात हो चुकी है वैसे, लेकिन मैं उसमें बस लिंक करना है। पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन 1929 में होगा, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा जो हम आगे अभी करने जा रहे हैं, राइट। दिल्ली मैनिफेस्टो की बात हम करेंगे, वो उसी का है, किसका? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का, और इसीलिए फेमस भी है। 1929 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वाले जो है ना, वो दिल्ली मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वगैरह। तो ये कल हम दिल्ली मैनिफेस्टो से बात करेंगे। ओके, कि क्या लेकर आए थे, क्लियर है इन बिटवीन। चलिए कल बात करते हैं इंशाल्लाह।